Hello students, welcome to Optimum Educators. Today we are going to see a model paper of your Science 1 Standard 10th syllabus. Okay? आपको पता है दोस्तों, ये जो हमारा 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है ये 2018 में चेंज हो गया, राइट? तो अब जब 2019 ऑनवर्ड्स के जो पेपर्स है उनके लिए उनके पास कोई पुराने पेपर्स का रेफरेंस नहीं है, क्योंकि अभी अभी ही सिलेबस चेंज हुआ है, राइट? तो हेंस आपको एग्जाम में जाने से पहले मॉडल पेपर समझना जरूरी है। एक सैंपल पेपर कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन व्हेन आई एम टीचिंग यू द मॉडल पेपर। उसके साथ में मैं आपको पेपर पैटर्न भी एक्सप्लेन करूंगा कि आपके स्टैंडर्ड 10 साइंस सिलेबस का पेपर पैटर्न, साइंस 1 का पेपर पैटर्न कैसा है, कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क के आते हैं, फिल इन द ब्लैंक कैसे आता है, एमसीक्यू कैसे आता है, आंसर द फॉलोइंग कैसे आता है, ये आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करके दे दूंगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छा यहां वहां से नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हुए बाल भारती की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए और बहुत ज्यादा चांसेस है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जो मैं आपसे करा रहा हूं। ठीक है, चांसेस बहुत ब्राइट है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने ही बोर्ड वालों ने डाले, कभी कभी इसमें से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रिमेंबर दीज क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट एज वेल एज दिस इज अ मॉडल पेपर for us to do. Before going forward, I'll introduce myself. I am Salman Petiwala, mechanical engineer from IIT Madras, gold medalist. And please guys, like our video, share our video, and please don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon. So let's start and understand the paper pattern of your Science 1 Standard 10 syllabus. Also remember guys, you can buy the full syllabus. ये तो सिर्फ एक मॉडल पेपर है, पर आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन सभी चैप्टर का चाहिए, फुल सिलेबस आप को चाहिए, तो यू कैन बाय यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप लिंक पे जाओ और आप पूरा का पूरा सिलेबस बाय कर सकते हो, जिसमें साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2 ये सब चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर्स में दिया है। अच्छे से बाय कर सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक एट आवर पेपर पैटर्न। हमारा पेपर पैटर्न कैसा है दोस्तों? सो मेनली there are 4 questions, question 1, question 2, question 3 and question 4. ओके, मोटा मोटी 4 क्वेश्चन होने वाले आप जैसा देख सकते हो। और उससे पहले मैं बताऊं तो मैं कहूंगा टोटल वेटेज कितना है हमारे पेपर का। 40 मार्क्स का साइंस 1 का पेपर है। ओके, अच्छा ड्यूरेशन याद रखना, 2 घंटे का पेपर होता है ये, और आपको 40 मार्क्स स्कोर करने 2 घंटे के टाइम स्पैन में। फाइन, अब क्वेश्चन नंबर 1 का ब्रेकअप देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट्स हो गए, क्वेश्चन पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, साथ में ब्लैंक दिया रहेगा और आपको फिल अप करना होगा। रिमेंबर देयर विल बी 5 क्वेश्चंस, 5 फिल इन द ब्लैंक आने वाले, 1 मार्क ईच, मतलब कितने मार्क का हो गया फिल इन द ब्लैंक? 5 मार्क का फिल इन द ब्लैंक हो गया, 5 मार्क्स। सिमिलरली 1बी में अगेन हमारे पास अब होने वाले एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन रहेगा एंड देयर विल बी 4 ऑप्शंस, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन पिकअप करना है, ठीक है? अच्छा, वो वैसे भी 5 क्वेश्चन होने वाले हैं और 1 मार्क ईच, 1 मार्क ईच, तो टोटल हो गया ये 5 मार्क्स। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से हमें मिल सकते हैं कितने मार्क्स? 10 मार्क। अगर हम सबसे अच्छा करते हैं, ये सबसे स्कोरिंग और इजी होता है, ठीक है? हमें मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं? 10 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 जब स्टार्ट होता है दोस्तों, सो रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन होते हैं टोटल? टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, पर इसमें हमें पूरे 7 नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? क्वेश्चन का टाइटल ही ऐसा होता है, सॉल्व एनी 5 क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, हम ऑप्शन में 2 छोड़ सकते हैं और हमें जो 5 आसान या इजी लगे वो हम 5 कर सकते हैं। रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 2 में हर क्वेश्चन 2 मार्क का है। अगर आपने 5 क्वेश्चन करे जो 2 मार्क ईच, तो टोटल आपको मिल गए कितने? 10 मार्क्स, राइट? ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़े से बड़े होंगे दोस्तों। अच्छा, रिमेंबर दैट एंड इसमें होंगे, इसका टाइटल भी होगा सॉल्व एनी 5 क्वेश्चंस। यहां पर भी हमें 7 क्वेश्चंस दिए होंगे, हम 2 को ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने। अच्छा, ये 3 मार्क्स ईच है, ठीक है? हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 मार्क्स ईच, तो हमें कितने मिल गए? 5 3 जा 15 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। रिमेंबर ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे, बहुत बड़े नहीं, थोड़े से बड़े। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, मतलब उसका आंसर छोटा छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बड़ा आंसर लिखना होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा दोस्तों, ठीक है?
बड़ा होगा, इसका आंसर भी बड़ा हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे चीजें इसमें लिखनी पड़ेगी। और यहां पर हमें 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कितने? 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से हमें किसी एक क्वेश्चन को आंसर करना है। तो टाइटल है सॉल्व एनी वन क्वेश्चन, 2 में से कोई एक सॉल्व करना है, ठीक है। और इट इज ऑफ 5 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क का हमें सॉल्व करने से यहां पर 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये रहा मेरा पूरा पेपर पैटर्न एंड द ब्रेकअप ऑफ द 40 मार्क्स इज 5 + 5 + 10 + 15 + 5। ऐसा आप पूरा सॉल्व करोगे 2 घंटे के अंदर तो पूरे 40 मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज द पेपर पैटर्न। नाउ बेस्ड ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन टू माय सैंपल पेपर। एक सैंपल पेपर जैसा कि मैंने कहा मैं आपसे करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द सैंपल पेपर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपने कहा, मैंने बताया था फिल इन द ब्लैंक है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए को देखो। लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, एंड लेट्स ट्राई एंड फिल अप दिस ब्लैंक। ओके, व्हेन अ लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड द लेटेंट हीट इज, ओके, सो कब, जब एक लिक्विड एक सॉलिड बनता है, लिक्विड एक सॉलिड बनता है मतलब एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने वाटर लिया, वाटर इज अ लिक्विड, राइट, और उसको ठंडा किया तो वो क्या बन जाएगा, वाटर विच वॉज इन द लिक्विड फॉर्म, उसको मैंने ठंडा किया तो बन जाएगा सॉलिड, यानी आइस बन जाएगा। अब वो ऐसा नहीं दिखेगा, अभी वो आइस के क्यूब्स दिखेंगे, राइट, ठंडा करने के बाद। तो बेसिकली व्हाट हैव आई डन, आई हैव कन्वर्टेड इट फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। सो यहां पर जो हीट इन्वॉल्व होती है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, राइट, यू नो दैट। तो दोस्तों इस प्रोसेस में क्या हुआ, इस प्रोसेस में ठंडा करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे ठंडा करना है या स्टेट चेंज करना है लिक्विड टू सॉलिड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें से हीट निकालनी पड़ेगी, राइट, हीट निकालनी पड़ेगी। हीट हैज टू बी रिमूव्ड, हीट रिमूव्ड या हीट रिलीज कहेंगे मैं कहूंगा, राइट। अगर आइस टू, अगर उल्टा जाना है, आइस टू वाटर जाना है तो हीट देनी पड़ेगी, राइट। पर अगर लिक्विड टू सॉलिड आना है, यानी वाटर से, लिक्विड वाटर से हमें सॉलिड आइस पे आना है, तो वी हैव टू रिमूव हीट और हीट विल बी रिलीज। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी व्हेन अ लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू सॉलिड लेटेंट हीट इज रिलीज्ड, उसमें से हीट निकल जाती है, ठीक है। अगर इस तरह से होता सॉलिड टू लिक्विड तो मैं कहूंगा लेटेंट हीट इज एडेड, ओके, लेटेंट हीट इज absorbed या added, okay, fine. Let's go on to the next question. Identify the type of the following reaction. तो एक रिएक्शन मुझे दिया गया और मुझे बताना है कि किस तरह का रिएक्शन है दोस्तों ये। So दोस्तों this is C12H22O11, okay, ये ब्रेकअप हो रहा है into 12 कार्बन प्लस 11 H2O that is water. So basically ये ब्रेकअप टाइप ऑफ रिएक्शन, और हमने बहुत तरह के रिएक्शंस पढ़े दोस्तों। This reaction is called decomposition reaction. The answer to this will be decomposition reaction, ओके। डिकम्पोजिशन क्यों, क्योंकि ये जो हमारा कंपाउंड है ये क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है, राइट, टू फॉर्म कार्बन एंड वाटर, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इन डॉबरेनर्स ट्राइड आपने कहां पर पढ़ा होगा, आपको याद है दोस्तों, कहां पढ़ा है, हमने अपने साइंस के केमिस्ट्री पार्ट चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पढ़ा है। डॉबरेनर्स ट्राइड, राइट, Doberanus triad containing lithium, sodium and potassium. If atomic mass of lithium and potassium are 6.9 and 39.1, then what will be the atomic mass of sodium? Remember guys, Doberanus triad में 3 elements अगर हम लेते हैं, lithium, sodium और potassium. So lithium का atomic mass मुझे दिया गया कितना, 6.9, potassium का दिया गया 39.1, और बीच वाले का ढूंढना है। किसका ढूंढना है, बीच वाले का ढूंढना है, ठीक है ना दोस्तों। डॉबरेनर ट्राइड कहता था कि जो मिडिल एलिमेंट है ना वो लेफ्ट वाला और राइट वाले का एवरेज है, बराबर, ये कहता है डॉबरेनर ट्राइड। तो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, यानी Na का जो एटॉमिक मास है, ओके, Na का जो मैं कहूंगा एटॉमिक मास, इट विल बी लिथियम का एटॉमिक मास प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास डिवाइड बाय 2, रफ वर्ड्स में लिख रहा हूं, ठीक है, लिथियम प्लस पोटेशियम डिवाइड बाय 2। सो इट विल बी 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाय 2, ऐड करो दोस्तों। सो 6.9 प्लस 31 कितना होता है, ये होता है 45। सो 45 डिवाइड बाय 2, सो 45 डिवाइड बाय 2 कितना होता है दोस्तों, इट इज 22.5। सो फ्रॉम दिस कैलकुलेशन द आंसर शुड बी एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 22.5। समझ में आया, बहुत सिंपल है, बीच वाला जो है वो इसका और इसका एवरेज है या मीन है, व्हाटएवर, फाइन। Let's go on to the next question guys. The next question is question number 5. Fill in the blank again.
कंसिडरिंग फर्स्ट कोरिलेशन कंप्लीट द सेकंड। ओके, सो कुछ रिलेशन दिया गया और हमने नेक्स्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट कोरिलेशन में कहा गया हबल टेलीस्कोप एट 569 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। ओके, सो एक टेलीस्कोप है जिससे हम देखने चाहते हैं, आई कैन से 569 अबव द अर्थ सरफेस। ओके, ऑर्बिट ऑफ द हबल टेलीस्कोप इज, ओके, सो दोस्तों ये जो डिस्टेंस है 569 किलोमीटर्स अबाउट द अर्थ सरफेस और उसके बारे में हमें ऑर्बिट बताना है। तो रिमेंबर दिस इज कॉल्ड लो अर्थ ऑर्बिट। ओके, इसके ऊपर ओके इसके ऊपर जाएंगे तो हाई अर्थ ऑर्बिट आएगा, पर ये जो डिस्टेंस है इसे लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। ये जो हाइट है, रिमेंबर दिस हाइट इज कॉल्ड, और दिस हाइट फॉल्स इन द क्राइटेरिया ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट। बिकॉज दोस्तों लो अर्थ ऑर्बिट 180 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस पे जो होता है ना, उसे आई कैन से लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। उसके ऊपर होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट और उसके ऊपर होता है हाई अर्थ ऑर्बिट, राइट। कम ऑन, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन पार्ट 5, fill in the blank number 5. Observe the figure and write accurate conclusion regarding refraction of light. Okay, so आप देख सकते हो इस डायग्राम में, थोड़ा लाइट है पर समझ में आ रहा है कि लाइट कहां से कहां जा रही है दोस्तों। इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो fill in the blank या इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, हमें ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं दैट लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, राइट। तो मैं लिखूंगा लाइट इज मूविंग फ्रॉम rarer to denser medium। ओके, उसके अलावा मैं लिख सकता हूं दोस्तों that when light moves from rarer medium to denser medium it bends towards the normal, right। कॉमा में डाल के लिख सकता हूं it bends towards the normal। okay, so these are the observation you can clearly make from here। fine, let's go on to the next part, question number 1 part B। come on, अब ये MCQ होगा as I mentioned, write the correct option by observing the figure। so दोनों फिगर्स को जरा अच्छे से ऑब्जर्व करो और जरा देखो क्या कहा गया है। यहां देखो ऑलमोस्ट सब चीजें सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है, यहां पर द रेजिस्टेंस इज R, यहां पर द रेजिस्टेंस इज 2R। लेट्स रीड द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर A कहता है मैग्नेटिक फील्ड इन A इज स्ट्रॉन्गर, B कहता है मैग्नेटिक फील्ड इन B इज स्ट्रॉन्गर, magnetic field in A and B are the same, magnetic field in A and B are weaker। okay, तो हमें बताना है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। okay? दोस्तों इन दोनों में आप डिफरेंस देखो तो आप डेफिनेटली यहां देख के कहोगे सर कि यहां पर इस सर्किट में सर्किट नंबर A में द रेजिस्टेंस इज R, सर्किट नंबर B में द रेजिस्टेंस इज R and R in parallel, राइट। आप देख सकते हो ये दोनों कैसे, ये दोनों है मेरे पैरेलल में। ओके, नाउ गोइंग अहेड, तो जब ये सिंपल R है, ये पैरेलल में, तो आपको फॉर्मूला पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल सर्किट, पैरेलल रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/RP इज 1/R प्लस 1/R, राइट। दोनों R है तो 1/R प्लस 1/R। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इट विल बी 2/R, सो देयरफॉर RP इज R/2, उल्टा किया तो। सो देयरफॉर इन दोनों का कंबाइन क्या होगा दोस्तों, इन दोनों का कंबाइन होगा R/2, राइट। सो एज यू कैन सी यहां पर रेजिस्टेंस इज मोर, What is more? Resistance more मैं लिखूंगा, यहां पर रेजिस्टेंस इज लेस। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, राइट। सो करंट लेस, आई में से ओम्स लॉ कहता है अगर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो करंट कम रहेगा। यहां कहूं तो करंट विल बी मोर, राइट, करंट विल बी मोर क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, रुकावट कम है। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर करंट ज्यादा होगा तो फील्ड बड़ी होगी, राइट, बराबर। आई होप दैट इज क्लियर इनफ, ये तो हमने पढ़ा है। सो हियर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लेस, व्हाई लेस, बिकॉज यहां करंट कम है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर क्योंकि करंट ज्यादा है, राइट। सो द आंसर शुड बी, so the answer to this question would be option number B, magnetic field in B is stronger। okay, going on to the next MCQ, let's read this out। so कहा गया a student obtained a clear image of window grills on the screen but the teacher told him to get the image of a tree far away instead of the window। to get a clear image the lens must be, okay, तो दोस्तों remember one principle, अगर let's say मेरे पास यहाँ पर लेंस है, okay, ये स्टूडेंट क्या कर रहा था, दिस वाज द ऑब्जेक्ट, लेट्स से विंडो ग्रिल्स की वो इमेज स्क्रीन पे बना रहा था, लेट्स से दिस वाज माय स्क्रीन। ओके,
This was the window grill. Okay, this was the object and ये इस ऑब्जेक्ट की यहां पर स्क्रीन पे इमेज बना रहा था यूजिंग दिस लेंस. ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल दिस लेंस. नाउ अब टीचर ने क्या कहा उसे कि अब स्क्रीन तो वहीं की वहीं है, सेकंड केस में भी स्क्रीन वहीं है, स्क्रीन अपनी जगह से नहीं हिलने वाली, राइट. स्क्रीन पे हमें इमेज बनाना है, बट नाउ द ऑब्जेक्ट इज फार अवे. अब इतना नजदीक नहीं है. पहले वाले केस में देखो विंडो ग्रिल यहां थी, ऑब्जेक्ट यहां था, पर अब ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर है, यानी यहाँ ट्री जो है इसका इमेज लेना है, पर ऑब्जेक्ट अब क्या है, ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली फार अवे, राइट. सो दोस्तों रिमेंबर कि जब ऑब्जेक्ट दूर जाता है ना, तो हमारे इमेज को या लेंस को इमेज से नजदीक करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, इमेज से नजदीक करना पड़ेगा, राइट. सो इट हैज टू बी मूव समवेयर हियर, राइट. सो नाउ यू नीड टू प्लेस द लेंस हियर. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो इमेज को स्क्रीन से नजदीक करो. Hence the answer of this question should be the lens must be moved towards the screen, move away from the screen, move behind the screen, move far away from the screen. So the answer should be move towards the screen. Okay, उसको screen की तरफ ले जाना पड़ेगा. Okay, let's go on to the next MCQ. What would be the correct order if zinc, iron, aluminium and copper are arranged in increasing order of reactivity? इनकी reactivity हमें increasing order में करना है, मतलब starting with the lowest going to the highest. Okay, so remember out of these four, that is copper, aluminium, zinc and iron, the copper has the least reactivity. copper सबसे कम reactive होता है, followed by iron, followed by zinc, और सबसे ज्यादा इन तीनों में एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है. ठीक है, रिमेंबर दैट दिस इज एन ऑर्डर विच यू कैन लर्न एंड मेमोराइज. सो दोस्तों ये आंसर हमारा कौन सा है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए. ओके, let's go on to the next MCQ number 4. The following structure formula belongs to which carbon compound? So as you can see guys, कौन सा carbon compound है, 1 2 3 4 5 6 carbon and 6 hydrogen, यानी C6H6. C6H6 is the formula for benzene. Okay, so this is the structure for benzene, remember that. Okay, going to the next question. Okay, what will be the weight of a person on earth whose weight is 9 Newton on the moon? Okay, so दोस्तों weight on the moon दिया है मुझे कितना, 9 Newton, और मुझे weight earth पे निकालना है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. Remember guys, there is a formula. Weight on the earth is 6 times weight on the moon. मून पे ग्रेविटी कम है, इसकी वजह से वहां वेट कम हो जाता है, राइट. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां कम है, बट इफ यू कंपेयर मून विद द अर्थ देन यू शुड नो दैट अर्थ पे आने से 6 गुना वजन बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द मून, राइट. वजन मतलब वेट. हाँ, ओके, सो इट शुड बी 6 इंटू वेट ऑफ द मून हमें पता है इट इज 9, सो 6 इंटू 9 इज 54 न्यूटन. So therefore the answer should for this question should be 54 Newton. Simple formula application, एक formula लगा दिया और आंसर आ गया. So with this we have completed all 5 MCQs of your question number 1, और question number 1 यहाँ पर complete होता है. Let's go on to the question number 2 guys. As I mentioned, 5 question हमें solve करने हैं, 2 marks each. Let's start. और ये थोड़े से बड़े होंगे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं, थोड़े से बड़े टाइप के क्वेश्चन होंगे. Okay, let's start. So question number 1 is like this. Statement 1. Question number 1, statement 1, electric current creates, that is flow of current creates heat in the resistor. Okay, हमें ये बात पता है. Heat in resistor, this is H. Okay, heat in resistor is created according to the rule of conservation, rule of energy conservation. Okay, explain statement 1 with the help of statement 2. मतलब statement 1 को हमें explain करना है कि heat होता है इस statement का यूज करते हुए. ठीक है, so what should be your point? तो इसको इस तरह से आंसर लिख के आ जाएगा दोस्तों. फर्स्ट पॉइंट वील से दैट द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट 2 का यूज करके, राइट. तो मैं कहूंगा दोस्तों कि फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. तो मैं फर्स्ट पॉइंट में लिखूंगा फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स, मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूं. ठीक है, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, हैव काइनेटिक एनर्जी, राइट. दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो फ्लो होते हैं तो वो आप बीच में एटम्स से कोलाइड होते रहते हैं, राइट. ऐसा नहीं कि वो आराम से फ्लो होते हैं, नहीं, वो बीच बीच में एटम्स से जाके कोलाइड होते रहते हैं. सो मैं कहूंगा फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम्स ऑन देयर वे. बराबर, वो एटम से जब कोलाइड करते हैं और वो आपस में भी एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं,
तो जब कोई चीज किसी से कोलाइड होती है दोस्तों, तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, राइट। वेलोसिटी कम हो जाती है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल ये बहुत फास्ट रहता है वेलोसिटी के साथ, अब टक्कर खाने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी जो कम हो गई है, अब वो बन जाएगी कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी, राइट। सो द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू कोलिजन and is converted to heat energy. ओके, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से हमने दोनों स्टेटमेंट को देख लिया और समझा दिया। ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Sorali has got the following observation while doing an experiment. Sorali is doing an experiment, okay? Answer the question with the help of observation. तो कुछ observations हैं और उनके बेस पे हमें कुछ questions को आंसर करना है। Sorali observed that the light bent away from the normal while traveling from the dense medium to a rarer medium. अगर dense medium से rarer medium में हमें जाता है तो हमें पता है कि light will bend away from the normal, right? When Sorali increased the angle of incidence, the value of angle of refraction went on increasing. Okay, so दोस्तों इसको थोड़ा explain करने के लिए remember the concept which I explained, और मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहो तो पूरा लेक्चर बाय कर सकते हो, ठीक है। उसमें हमने एक्सप्लेन किया है, क्या एक्सप्लेन किया है? सो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, राइट, नीचे डेंस है ऊपर रेयर है, तो हमें पता है कि इट विल मूव लाइक दिस, राइट, इट विल मूव लाइक दिस, और वो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगा। फिर अगर और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दोगे तो वो और ज्यादा बेंड करेगा। फिर और एंगल इंस्टेड एक ऐसा एंगल आएगा कि वो ऑलमोस्ट ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा, राइट, बराबर ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा, बराबर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता ही जाएगा। सो बेस्ड ऑन दैट वही कहा गया, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। बट एट अ सर्टेन एंगल द रेज रिटर्न इन द डेंस मीडियम, ओके। उसके आगे जब हम फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहां से और बढ़ाएंगे तो अब लाइट वापस आना शुरू हो जाएगी दोस्तों, राइट। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उससे पहले हमें एक और चीज पता है कि यहां पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, देन उस केस में रिफ्रैक्टिव एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। ओके, लेट्स गो ऑन आंसर द क्वेश्चन। ये ऑब्जर्वेशंस की बात होगी। सो Sorali has some questions, answer them. You have to answer these questions. Part number 1, name this angle of IC. What is the value of R at the time? तो मुझे कहा गया है कि कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है या परपेंडिकुलर हो जाता है, तो उस एंगल को हम कहते हैं IC, राइट, क्रिटिकल एंगल। द आंसर टू दिस विल बी, इसको इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? सो वैल्यू ऑफ R एट दिस क्रिटिकल एंगल इज 90 डिग्री, राइट। ये इस केस की बात हो रही है। किस केस की बात हो रही है? ये वाले की, IC वाले की, जब वो पूरा ऐसा 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। Now let's go on to the part 2 of the question. Part B of the question. Name this process of returning of light in the denser medium, or right? Explain the process. So this process is called total internal reflection. और इसको एक्सप्लेन हम कैसा करेंगे? यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ में लिखना पड़ेगा that when light travels from, देखो मैं orally dictate करता हूँ, ध्यान से सुनो। When light travels from the denser medium to a rarer medium, and if the angle is more than the critical angle, then the light is reflected back into the same medium, right? बराबर, it comes back or it turns back into the same medium. This process is called total internal reflection. Fine. ये आप लोग इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिख देना। Going on to the next question, guys. Next question is something like this. What is the correct reason for blinking or flickering of stars? Explain it. Okay. So दोस्तों, हमें पता है हम रात को अगर स्टार्स को देखेंगे ना तो स्टार्स झिलमिलाते रहते हैं, राइट। हम कहते हैं ना स्टार्स फ्लिकरिंग कर रहे हैं या ब्लिंक कर रहे हैं, झिलमिलाते रहते हैं। तो जब स्टार्स झिलमिलाते रहते हैं तो उसका रीजन क्या है? Let us try and understand. So let's read the options. Option A, B, C and D. So option A है कि रीजन, तारों का झिलमिलाने का रीजन क्या है? ब्लास्ट इन द स्टार। क्या स्टार में ब्लास्ट होता है क्या? नहीं। Absorption of light by the atmosphere, the answer is no. Motion of star, क्या स्टार मूव होते रहते हैं? The answer is no. Changing refractive index of gases in the atmosphere, this is the right answer. क्यों right answer? Because
इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है हमें। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, लेट्स से ये हमारा स्टार है एंड लेट्स से दिस इज योर अर्थ, ओके। सो बीच में जो है इनके क्या होता है, देयर इज एटमॉस्फेरिक गैसेस, राइट। ये सब एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं। ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है ये कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है, इनका कॉम्पोजिशन चेंज होता रहता है। हेंस जब लाइट इन स्टार्स से हमारी पास पहुंचती है, लेट्स से मैं यहां पर रह के अर्थ पे रह के इन स्टार्स को देखना चाहता हूं, राइट। तो बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज गैसेस, ये जो गैसेस है इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली, और उसकी वजह से हमें स्टार्स ऐसा फ्लिकरिंग टाइप दिखते रहते हैं, ओके। सो दैट इज द रीजन यू कैन राइट दिस इन योर ओन वर्ड्स। Let's go on to the next question, question number 4. Atomic number of a metal is 11, okay. Metal A is 11 with atomic number of metal B is 20, okay. So दो metals के बारे में बात हो रही है. Which of them will be more reactive? So दोस्तों atomic number 11 होता है हमारे सोडियम का, you should remember this, okay. सोडियम का होता है. B is 20. अब एटॉमिक नंबर 20 कौन से मेटल का होता है दोस्तों? सो हमारा इफ यू लुक इनटू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके लिए आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद रखने पड़ेंगे, ओके दोस्तों, रिमेंबर। और बी होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैल्शियम का, इट इज फॉर कैल्शियम। सो गाइस 20 एटॉमिक वेट हमारा कैल्शियम का होता है ना। दोस्तों मुझे कहा गया दोनों में से कौन सा विच विल बी मोर रिएक्टिव, ये बताना है, राइट। सो रिमेंबर सोडियम लाइज up on the top and calcium lies on the bottom. Basically sodium, if I am not wrong, if you see the I can say modern periodic table, then it lies in the third period, whereas calcium lies in the fourth period, okay. बराबर, ऐसा periods जो होते हैं रोज हमारे ऐसा होता है। To be precise, कैल्शियम कहीं यहां पर होता है, कहां पर होता है पता है? I'll show it to you. कैल्शियम यहां होता है, right? So remember, once you come down in your periodic table, your reactivity goes on decreasing, right? जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे reactivity decreases. So therefore, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, नीचे वाला कम रिएक्टिव होगा. Hence, sodium will be more reactive as compared to your calcium. यानी A is more reactive than B. Yes, reactive than B. Okay, this answers your first part. Now second part में मुझे कहा गया write the chemical equation reaction of dilute HCl with metal A. Okay, so what will happen if metal A मतलब हमारा sodium. So chemical reaction of your sodium with HCl. So दोस्तों, you know sodium is a metal. Metal plus acid will give you salt plus hydrogen gas will be liberated, right? Basic reaction हमें पता है, metal plus acid, this gives you a salt plus hydrogen gas will come out, right? So if you write down the salt we'll get from here is NaCl, right? बराबर, Na यहाँ पर HCl के Cl से react हो जाएगा. Okay, going further, and hydrogen gas will be liberated, but hydrogen gas is H2. So in order to balance these equations, I have to make this 2, okay? और इसको भी 2 बनाना पड़ेगा और इसको भी 2 बनाना पड़ेगा to get a balance equation. अब मिल गया मुझे पूरा का पूरा balance equation, okay? So ये रहा मेरा chemical reaction. Going further to the next question, question number 5. Draw electron dot structure and structural formula of methane. Okay, so methane का formula बताना है, बड़ा simple है दोस्तों. Remember dot structure के बारे में भी आपको आपने पढ़ा है, structural formula भी आपने पढ़ा है. किसका बताना है? Methane. Methane is basically CH4. Let's first do the structural formula. So दोस्तों, कार्बन सबसे बीच में होगा, you know that, followed by 4 साइड हमारे पास हाइड्रोजन्स हो गए, ओके फाइन, और ये बॉन्ड से कनेक्टेड होगा. सो दिस विल द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर CH4. नाउ लेट्स ड्रॉ द फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर माय CH4. सो अब इस साइड बनाता हूं मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ओके. सो कार्बन को हमेशा बीच में डालना है हमें, हाइड्रोजन इस साइड, हाइड्रोजन दिस साइड, हाइड्रोजन दिस साइड, हाइड्रोजन दिस साइड. सो हमें पता है यहां पर एक बॉन्ड शेयर हो रहा है, यहां पर भी एक बॉन्ड शेयर हो रहा है, यहां पर एक बॉन्ड शेयर और यहां पर एक बॉन्ड शेयर, ओके. सो इस तरह से हम अपने CH4 के आई कैन से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, फाइन. आई होप
दिस इज वेरी इजी, वेरी क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 गाइस. ये प्रॉब्लम है. द मास ऑफ द प्लैनेट इज 8 टाइम्स देन दैट ऑफ द अर्थ. ओके, तो कोई एक प्लैनेट है जिसका मास 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ है. तो मैं इस तरह से लिखूंगा, मास ऑफ द प्लैनेट को mp कह देता हूं. इट इज 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ. लेट्स से सफिक्स जो p है ना, p स्टैंड्स फॉर द प्लैनेट एंड e स्टैंड्स फॉर द अर्थ. ओके, and the radius is twice the radius of the earth. So radius of the planet is 2 times the radius of the earth. Okay, fine. What will be the escape velocity of the planet? So escape velocity of ve of the planet निकालना है. Okay, या vp निकालना है. escape velocity, let's say we write that as vp. और हमें कहा गया escape velocity of earth is 11.2 kilometers per second. Okay, so escape velocity of earth is given to me as 11.2 kilometer per second. Okay, very simple guys. What is the formula for escape velocity? So escape velocity is given by the formula 2gm upon r, right? ये formula escape velocity का. If you want to write this for the earth, so ve, g is a gravitational constant, universal gravitational constant. earth के लिए लिखना चाहूं तो या me हो जाएगा, यहां हो जाएगा re, right? Now let us write this for what? Planet. So vp will be under root 2g m suffix p upon rp. हाँ है ना, स्ट्रेट सिंपल, राइट? प्लैनेट के लिए लिखूंगा तो मास ऑफ द प्लैनेट आ जाएगा और रेडियस ऑफ द प्लैनेट आ जाएगा. नाउ दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं? लुक हियर, हम दोनों हमें याद दिया गया, राइट? ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिंपली डिवाइड कर सकते हैं. तो लेट्स डिवाइड दीज टू. सो आई विल कॉल दिस एज नंबर 1, आई विल कॉल दिस एज नंबर 2. हम वील डू 2 डिवाइड बाय 1, मतलब 2 ऊपर लेंगे 1 नीचे लेंगे. तो 2 डिवाइड बाय 1 में vp अपॉन ve हो जाएगा. एंड दिस विल बी, पहले यहां पर ब्रैकेट में कुछ टर्म और यहां पर कुछ टर्म. तो vp में ऊपर था 2gmp अपॉन rp, यहां हो जाएगा 2gme अपॉन re. दोस्तों सीधा सीधा आप देख सकते हो, 2 विल गेट कैंसिल्ड, g विल गेट कैंसिल्ड, राइट? सो देयरफॉर vp अपॉन ve is equal to, अब रूट दोनों में एक साथ लिख सकते हैं हम. दिस विल बी mp अपॉन rp, दिस विल बी me अपॉन re, राइट? लेट्स टेक दिस इन द न्यूमरेटर. किसको? इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. तो जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है तो वो उल्टा हो जाता है. सो बेस्ड ऑन दैट लॉजिक दिस विल बी vp अपॉन ve, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ mp अपॉन rp मल्टीप्लाइड बाय re अपॉन me. me अपॉन re मिल जाएगा, re अपॉन me, राइट? फाइन. नाउ गोइंग फर्दर, कुछ हमें सब्स्टिट्यूशंस पता है वो हम कर सकते हैं. एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज 11.2, तो मैं उससे लिख देता हूं जो मुझे पता है. मास ऑफ द प्लैनेट वी नो इट इज 8 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज 8 टाइम्स me. दिस इज रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो मैं उसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स re. दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय re डिवाइड बाय me, राइट? यहां से आया, कहां से आया? यहां से स्टेप पूरा आया. अब देखो दोस्तों, और भी हम कैंसिलेशन कर सकते हैं. सीधा ये कैंसिल हो जाएंगे, re कैंसिल हो जाएंगे. 8 अपॉन 2 इज 4, राइट? सो टेकिंग दिस कैलकुलेशन फॉरवर्ड, तो ये आगे जाके बनेगा vp अपॉन 11.2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4. यू ऑल नो रूट ऑफ 4 इज 2. सो vp अपॉन 11.2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 11.2 into 2, दैट इज vp विल बिकम 22.4. The unit will be the same, that is kilometer per second. Okay, so I hope this is clear enough. This will be the escape velocity of on that particular planet. Going ahead to the next question guys, question number 7. Let's read this question out. So मुझे कहा गया what are space, this is a theory question, okay? Space expeditions. तो इसके बारे में आप theory textbook से पढ़ सकते हो. What are expedition are nothing but they are space missions, right? हम जो स्पेस में मिशंस लेते हैं, सैटेलाइट्स भेजते हैं, राइट? बराबर, दे आर द मिशंस सेंट टू डिफरेंट प्लैनेट्स, राइट? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो भेजते हैं फॉर अराउंड टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, राइट? सो स्पेस एक्सपीडिशंस आर नथिंग बट दे आर द स्पेस मिशंस. ओके, planned to establish artificial satellites in the Earth's orbit, right? In the Earth's orbit, right? For research and benefit of life.
राइट, इसे कहते हैं स्पेस मिशंस का डेफिनेशन हो गया। नाउ सेकंड पार्ट मुझे पूछा गया, एक्सप्लेन देयर नीड्स एंड इंपॉर्टेंस इन योर वर्ड्स। सो व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट गाइस? तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। ये जो सैटेलाइट्स है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेस मिशंस इंपॉर्टेंट क्यों है? तो उनका रीजन है कि उनकी वजह से हम कर सकते हैं, वो हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन बेसिकली आपके मोबाइल फोन्स, टीवी, ये सब उससे ही चलता है, राइट। डिफेंस में हेल्प करता है, मिलिट्री को हेल्प करता है, राइट। सिमिलरली वेदर भी देखने काम आता है, राइट। उसके अलावा ऑब्जर्वेशंस भी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम जीपीएस जो मोबाइल में चलाते हैं, मालूम, हम मोबाइल में जीपीएस मैप्स जो चलाते हैं, ट्रैफिक है या नहीं वो कैसे पता चलता है? थ्रू सैटेलाइट्स। ओके फाइन। सो डायरेक्शंस और जीपीएस भी हम ट्रैक कर सकते हैं, ओके, यूजिंग व्हाट, यूजिंग दी सैटेलाइट्स। ओके, तो ये सैटेलाइट्स हमें इतनी सारी चीजों में मदद करते हैं। सो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइज 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 मार्क्स ईच, राइट। टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से, इट्स फ्रॉम द फिजिक्स पार्ट। अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकंड। तो एक टेबल है हमारे पास, ठीक है, जस्ट अज्यूम ये ऐसा कुछ हमारा टेबल है और टेबल पे से बॉल कहां पे गिर रहा है? ग्राउंड पे गिर रहा है, राइट। सो लेट्स अज्यूम ये नीचे हमारा ग्राउंड है और एक बॉल जो है वो टेबल से, यहां से टेबल से गिर रहा है नीचे ऐसा, ठीक है, इट इज फॉलिंग डाउन ऑन द ग्राउंड। और मुझे कहा गया गिर रहा है कितने सेकंड्स में? टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड में गिर रहा है। ओके फाइन। कैलकुलेट, अज्यूमिंग g इक्वल टू 10 meters per second square, calculate its speed on reaching the ground and the height of the table। तो हमें दो चीज निकालनी है, यहां पर पहुंचने के बाद, ग्राउंड पे पहुंचने के बाद स्पीड निकालनी है और इस टेबल का हाइट निकालना है, यानी बेसिकली हमें इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट दोस्तों। सो दोस्तों यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे द फॉर्मूला ऑफ फ्री फॉल, राइट। फ्री फॉल के दोस्तों 3 फॉर्मूलाज होते हैं। फ्री फॉल की बात करो तो यू नो, फॉर अ केस ऑफ फ्री फॉल u इक्वल टू 0, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, v जो फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, निकालनी है, ठीक है। तो 3 फॉर्मूला होते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। वहां से जब हम फ्री फॉल के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो 3 इक्वेशन बन जाते हैं। v इज इक्वल्स टू gt बन जाता है, राइट। फिर हो जाता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g इंटू s, s इज नथिंग बट द डिस्टेंस, एंड लास्ट वाला बन जाता है s इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। ओके, सो दोस्तों हम कैसा यूज करेंगे? इन तीनों में से हमें कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड यूज देम एज रिक्वायर्ड। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों मैं v निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। सो v इज इक्वल्स टू, जिस तरह से ये फॉर्मूला कहता है, g इंटू टी। सो g इज नथिंग बट 10, टाइम इज 1, सो दिस विल बी नथिंग बट 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इस तरह से हमें मिल गई द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड मिल चुकी है यहाँ पर, राइट। उसके अलावा दोस्तों लेट्स टू गेट s, द डिस्टेंस इज नथिंग बट द हाइट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? s इज इक्वल्स टू हाफ g into t square, so it will be half into nothing but 10 into t square, time is 1, right, 1 square, so this will be nothing but 10 upon 5, 10 upon 2, that is 5 meters. So therefore the distance or the height will be in this case 5 meters. Okay, so इस तरह से हम दो फॉर्मूलाज लगा के जो दो चीज हमें निकालनी है यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 is like this, हमें कहा गया write down what you understand from the following chemical reaction। तो एक chemical reaction आप दिया गया है यहाँ पर और उससे हमें क्या पता लगता है वो हमें बताना है, ठीक है। Let's have a look. So as you can see this is AgNO3, NaCl, AgCl and NaNO3. Okay, fine. So दोस्तों what can you see from this chemical reaction? So from this chemical reaction one thing is very evident. First let us write down what are the reactants and what are the products. So दोस्तों I can write down the first point that the reactants are AgNO3 and NaCl, comma, while the products are what are the products? AgCl and NaNO3, right। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें देखने से ही यहाँ पता चल गया। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट,
तो मैं क्या लिख सकता हूं? सेकेंड चीज मुझे इस रिएक्शन से देखने को मिल रही है दैट द रिएक्टेंट्स आर इन द एक्वस स्टेट, ओके बराबर, ये AgNO3 और NaCl ये दोनों एक्वस स्टेट में, सो मैं लिख सकता हूं रिएक्टेंट्स आर इन एक्वस फॉर्म, इन एक्वस फॉर्म, राइट, ओके। कुछ और चीज दिख रही है दोस्तों, एक और चीज मुझे दिख रही है यहां पर AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड के बारे में दिख रही है कि दिस इज नॉट एक्वस, राइट, ये प्रेसिपिटेट, सॉल्ट की तरह एक प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। सो देयरफॉर वन प्रेसिपिटेट बन के बाहर निकलेगा। सो लास्ट पॉइंट आई कैन राइट डाउन दैट AgCl salt gets precipitated from the reaction, okay। so ये सब चीजें हमें इस केमिकल इक्वेशन में देखने को मिली। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पॉइंट्स लिख लिया, 3 मार्क हमें मिल जाएंगे। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक फिगर हमें दिया गया है और हमें कुछ क्वेश्चन उसको पूछे, लेट्स रीड एंड आंसर देम। व्हिच प्रिंसिपल इज एक्सप्लेन्ड इन द फिगर? सो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो फिगर दिया है हमें, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, देखो आप देख सकते हो नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगा के हम मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, मैग्नेटिक फील्ड लगाई है और करंट है, तो हमें पता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि व्हेनेवर देयर इज मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग, राइट, बराबर। सो इस केस में भी कुछ फोर्स एक्ट करेगा एंड बिकॉज ऑफ द फोर्स ये जो रॉड है बीच में हमारा, ये ऊपर से नीचे तक जो रॉड आ रहा है इसका शेप चेंज होगा, राइट, ये या तो इस तरफ या तो उस तरफ शेप चेंज होगा बिकॉज ऑफ द फोर्स, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, व्हिच प्रिंसिपल इज एक्सप्लेन्ड इन द फिगर? सो द प्रिंसिपल इज द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट or the force acting on a current carrying conductor in a magnetic field. What is the principle? I'll write it here. The force acting on a current carrying conductor in a magnetic field, right? करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो फोर्स तो एक्ट होना ही होना है, ओके। लेट्स रीड द नेक्स्ट पार्ट। Which rule is used to find the direction of force? Basically आपको पता है दोस्तों लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है to find out the direction of force. So I can write down Fleming's left hand rule. That rule or that principle is used to find out the direction of force. क्या कहता है Fleming's left hand rule? Your 3 fingers outstretched such that they are mutually perpendicular to each other. So if the index finger gives you the direction of magnetic field and the middle finger gives you the direction of current, then the thumb gives you the direction of force. ठीक है? Let's go on to the last part. In which machine this principle is used? Draw a diagram showing the working of the machine. Okay. So दोस्तों ये principle में कि अगर current और magnetic field हुआ तो फोर्स लगता है, ये फोर्स की वजह से मोशन होता है, राइट, बराबर, मूवमेंट होता है। ये प्रिंसिपल लगता है हमारे इलेक्ट्रिक मोटर में, तो कौन सी मशीन? द आंसर टू दिस विल बी इलेक्ट्रिक मोटर, ओके, बराबर। इलेक्ट्रिक मोटर में ऐसा ही होता है, मोटर को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं मतलब करंट देते हैं, उसके अंदर मैग्नेट तो होता ही होता है, तो करंट और मैग्नेट होने की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगता है और मोटर घूमने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा फैन है, फैन में अंदर एक कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता ही है, मैग्नेट होता है, हम उसे करंट देते हैं, तो कैन आई से व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इन इट, वो करंट डालने की वजह से, करंट होने की वजह से वो फोर्स लगता है और फैन घूमने लगता है, राइट। तो फैन इज एन एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। और यहां पर आगे कहा गया ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द वर्किंग ऑफ द मशीन। सो आप टेक्स्ट बुक से लिख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर इज वेरी सिंपल, यू कैन राइट डाउन व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, ठीक है, मैं अब वो डिस्कस नहीं करता। Let's go on to the next question. Next question is question number 5. Study the following procedure and answer the questions below. Okay, please try and understand this. Take 3 spheres of iron, copper and lead of equal mass. 3 हमने spheres लिए, चाहिए तो इसका एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाता हूं। Let's say हमने एक लिया आयरन का, एक लिया कॉपर का और तीसरा लिया हमने लेड का, ओके, 3 हमने लिए। Now तीनों का मास इक्वल है, रिमेंबर दैट। पुट ऑल द 3 स्पीयर्स इन बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर फॉर सम टाइम। तीनों को हमने क्या किया, बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। बॉइलिंग वाटर का दोस्तों टेम्परेचर क्या होता है हमें पता है, 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो मतलब तीनों के तीनों बॉइल को हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, ओके। टेक द 3 स्पीयर्स आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर निकाला हमने, एंड पुट देम इमीडिएटली ऑन अ थिक
thick slab of wax. Note the depth of each spear. Okay, note the depth that each spear goes into the wax. Fine. So दोस्तों, जब हमारे पास ये 3 स्पीयर्स हो गए, हम इन्हें वैक्स में डालेंगे, तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली कहाँ किया हुआ है? ये एक्सपेरिमेंट एक चैप्टर में हमारे किया गया, जो चैप्टर का नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द चैप्टर इज हीट, राइट? योर चैप्टर नंबर 5. उसमें आप देखोगे, अपने टेक्स्ट बुक में जाओगे ना, तो देयर इज दिस एक्सपेरिमेंट डन. तो जब मेरे पास आयरन, कॉपर और लेड, इन तीनों को वैक्स में डालते हैं ना, तो हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको वैक्स में ऐसे डाला, ये वैक्स है, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा ऐसा खड्डा करके कौन जाएगा? आयरन जाएगा. उससे कम ज्यादा आयरन में से कॉपर जाएगा, पिघलाएगा, और सबसे कम लेड पिघलाएगा, राइट? रिमेंबर दैट. ओके, तीनों में सबसे ज्यादा कॉपर अंदर जाएगा. ऐसा क्यों है? अच्छा, नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द पार्ट. सो क्वेश्चन मुझे पूछा गया, विच प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस कैन बी स्टडीड इन दिस प्रोसीजर. ये प्रोसीजर से हमें समझ में आता है कि अच्छा, हमने तीनों का मास सेम है, मास इज सेम, राइट? मास सेम. तीनों का टेम्परेचर भी सेम रखा है. तो यू नो द फॉर्मूला गाइस, Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T, राइट? तो हमने जब मास सेम रखा है और टेम्परेचर सेम रखा है, तो तीनों सब्सटेंस का क्या डिफरेंट है? इनका स्पेसिफिक हीट डिफरेंट है, राइट? तीनों का स्पेसिफिक हीट डिफरेंट है. उसकी वजह से उनका हीट कंटेंट भी अलग है. यानी अगर आप यहां देखो तो आयरन का सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट है, C इज मोर हाईएस्ट. ओके, लेड का सबसे कम है, वेयरएज कॉपर का मीडियम है. ओके, दोनों के बीच में. तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि C हमारे कॉपर का, आयरन का ज्यादा है, उसकी वजह से उसमें हीट कंटेंट भी ज्यादा होगा, हेंस वो ज्यादा नीचे तक पेनिट्रेट करेगा. ज्यादा हीट की वजह से वो ज्यादा वैक्स को पिघलाएगा. ठीक है, फाइन. सो दैट इज द प्रॉपर्टी. सो विच प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस कैन बी स्टडीड? स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट इज, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, फाइन. डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी इन मिनिमम वर्ड्स. तो उस प्रॉपर्टी को हाउ विल आई डिफाइन? सो उसका डेफिनेशन है आपके पास, C का फॉर्मूला इज Q अपॉन M इनटू डेल्टा T. सो व्हाट इज C? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन I can say unit mass by 1 degree Celsius. Okay, जब ये दोनों को 1 डालेंगे हम, तो C will be equal to Q, right? बराबर. उसका डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में आप रीड कर सकते हो. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रूल ऑफ हीट एक्सचेंज विद दिस प्रॉपर्टी. सो हीट एक्सचेंज का रूल क्या है दोस्तों? वो भी आपको पता है, दैट हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, राइट? इन दिस केस ऑल दीज 3 आर हॉट बॉडी, वैक्स इज माय कोल्ड बॉडी. सो हीट फ्लोज बेसिकली फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी. और हीट ट्रांसफर बेसिकली यहां पर आयरन टू वैक्स होता है, कॉपर टू वैक्स होता है, एंड लेड टू वैक्स होता है, राइट? फाइन. सो दैट इज द प्रोसीजर ऑफ हीट ट्रांसफर. आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. Let's go ahead to the next question. The next question is question number 6. Let's try and fill up. Complete the following flow chart and answer the questions below. Okay. Concentration of ore. हमें अगर ore को concentrate करना है, तो दोस्तों हमने 4 मेथड पढ़े टेक्स्ट बुक में. यहाँ 2 दिए हुए और 2 को कंप्लीट करना है. कौन से 2 दिए गए? ग्रेविटी बेस्ड सेपरेशन है, हमें पता है, और लीचिंग एक प्रोसेस है. उसके अलावा ओर को अगर हमें कॉन्सेंट्रेट करने के 2 और प्रोसीजर है, जो यहाँ पर उन्होंने बॉक्स में छोड़ दिया है, खाली हम फिलअप करेंगे. ठीक है, सो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, बहुत सिंपल पार्ट है ये. सो वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. ये भी एक तरह से हम अपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर कर सकते हैं. उसके अलावा है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. फाइन. Okay, I hope that is clear enough. Now दोस्तों, let's go on to the next question and answer the next question quickly. So, in which method pine oil is used? So दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, जो froth flotation method है ना, froth flotation method में pine oil use किया जाता है. और क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कंसंट्रेशन इन ब्रीफ. ओके, तो शॉर्ट में बताता हूं. हमें पता है अगर हमें अपने को ओर को कंसंट्रेट करना है, तो हम फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में क्या करते हैं, वी पुट दैट ओर इनटू वाटर. ठीक है, प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर में डालते हैं, और उसके अंदर वी पुट सम टाइप्स ऑफ ऑयल. कौन सा ऑयल यूज करते हैं? जनरली पाइन ऑयल यूज किया जाता है, इक्लिप्टस ऑयल यूज किया जाता है. एंड उस मिक्सचर को एजिटेट किया जाता है. एजिटेट मतलब मशीन के थ्रू जोर जोर से हिलाया जाता है. अब दोस्तों,
आपको पता है कभी किसी लिक्विड को अगर बहुत जोर से हिलाओगे तो ऊपर झाग बन के आएगा, राइट, बराबर। इसी तरह से ऊपर झाग में और कॉन्सेंट्रेट होके आता है और हम फिर झाग में से और को निकाल लेते हैं, राइट। बेसिकली एक बात कहता हूं, अगर आप दूध गर्म कर रहे हो तो आप देखते हो ऊपर मलाई जमती है, राइट। मलाई जमने की वजह से क्या होता है, जो दूध का जो फैट होता है वो मलाई में आके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, राइट। उसी तरह से फ्लोटेशन मेथड में एजिटेशन की वजह से क्या होता है, और जो होता है वो ऊपर आकर के ऊपर के लेयर पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, ठीक है। वो बबल्स के फॉर्म में ऊपर आ जाता है, राइज हो जाता है, एंड इट बेसिकली फॉर्म्स अ टाइप ऑफ मलाई, ओके, फॉर जस्ट फॉर इजी वर्ड्स टू एक्सप्लेन, ओके। सो दैट इज फ्लोटेशन मेथड, यू कैन रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ आयरन रस्टिंग बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, सजेस्ट अ वे टू प्रोहिबिट द प्रोसेस। ओके, सो आयरन रस्टिंग क्या होता है दोस्तों, बेसिकली लोहे को जंग लगना, राइट। हमें पता है अगर कोई नेल है, खीला है, आयरन का कोई चीज है, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, हमारे घर में कुछ लोखंड की चीज होती है, उसको जंग लग जाता है, राइट। सो व्हाट्स द प्रोसेस, लेट्स फिल इन द ब्लैंक, लेट्स स्टार्ट। द आयरन रस्ट इज फॉर्म ड्यू टू डैश रिएक्शन। ओके, सो कौन सा रिएक्शन होता है दोस्तों, हमें पता है कि आयरन जो है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होता है, राइट। Fe जो है हमारा मॉइस्चर यानी एटमॉस्फेरिक, जो हमारे रूम में मॉइस्चर है, वाटर है, राइट, हवा में जो पानी है उससे रिएक्ट होता है, एंड बेसिकली इट्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। सो रिमेंबर द आयरन रस्ट इज फॉर्म ड्यू टू एन, आंसर टू दिस ब्लैंक शुड बी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ओके फाइन। एंड दोस्तों ये यहां पर दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है कैथोड रिएक्शन और एक होता है एनोड रिएक्शन, ये भी आप लोग ने पढ़ा है। नाउ एनोड रीजन पे ये रिएक्शन होता है, एनोड इज अ प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड, राइट, आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। Whereas cathode is a place, guys, where your, I may say, electrons are accepted, right? एनोड में से बाहर निकलते हैं और कैथोड में अब्सॉर्ब हो जाते हैं, राइट। सो बेसिकली दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, दिस शुड बी कैथोड नॉट एनोड, कैथोड। सो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं, ये यहां पर टोटल रिएक्शन देखने आओ तो -4 इलेक्ट्रॉन्स, ये +4H और -4 इलेक्ट्रॉन्स, +4 -4, ये चार्ज बैलेंस होकर के यहां पर 2H2 बनाता है, राइट। तो ये नेक्स्ट ब्लैंक है। आगे पढ़ते दोस्तों। सो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हुआ, योर Fe became Fe+2 इस रिएक्शन में, ठीक है। कैथोड एनोड रिएक्शन में ब्रेकअप में क्या हुआ, Fe became Fe+2। फिर बाद में क्या होता है दोस्तों आगे कि Fe+2 reacts further with water। सो यहां पर आकर के Fe+2 जो हमने देखा, ये माइग्रेट होते हैं एनोड से एंड दे रिएक्ट विद वाटर, ओके, H2O से रिएक्ट होते हैं एंड बेसिकली दे फॉर्म Fe3+ आयन, ओके। फर्दर इस रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, आप पूरा रिएक्शन टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, आपका पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर 44 पे पूरा रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये जो Fe3+ है, इनका कलर रेडिश ब्राउन होता है, रिमेंबर दैट। सो अ रेडिश कलर्ड हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म फ्रॉम Fe3+ आयन, ओके, इट इज कॉल्ड रस्ट। ये Fe3+ के वजह से जो कलर बनता है वो रेडिश ब्राउन होता है। और ये रिएक्शन क्या है, बेसिकली Fe3+ फिर से वाटर के साथ H2O रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स बेसिकली Fe2O3.H2O। सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन गाइस, ओके। नाउ अ वे टू प्रिवेंट रस्टिंग, अगर रस्टिंग से बचाना है हमें, अगर जंग लगने से बचाना है तो व्हाट शुड बी डन, आप लोगों को पता है, सम टेक्निक्स कैन बी डन लाइक एनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, मैं बता देता हूं, आप लोग उनसे लिख लेना, जिंक प्लेटिंग and other techniques are also there, right, as well as acrylic painting, ठीक है। so ये 4 टेक्निक्स हम कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जंग से बचाने के लिए। so with this guys we complete question number 7. let's go on to the next question, that will be question number 4. 5 मार्क के एक क्वेश्चन है, राइट, 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना है हमें, फाइन, पर मैं आपके लिए दोनों करके दे दूंगा। let's start and do this question. and question number 1, an element has its electronic configuration 282, okay. Now answer the following question. तो ये कौन सा एलिमेंट है दोस्तों, एटॉमिक, इसका 282 कॉन्फ़िगरेशन, यानी एटॉमिक नंबर फर्स्ट पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, सो आप देख के ही कह सकते हो दोस्तों, एटॉमिक नंबर इज 12। एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है, जरा याद करने की कोशिश करो, अपने टेबल्स में जाओ, अगर चाहिए तो, अगर आपको जनरली ये सब याद हो जाना चाहिए अब तक, इट इज बेटर दैट यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, पर फिर भी अभी इस लेवल के लिए हम अपने रेफर कर सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये mg की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, mg की बात हो रही है, ठीक है। नाउ
if you talk about this, so हमें कहा गया what is the valency of the element. Next question. So दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, so therefore the valency is equal to 2. Okay, valency कैलकुलेट करने का आप लोगों को फॉर्मूला पता है. अगर number of electrons in the last orbit are less than 4 or equal to 4, then the formula is the valency is equal to the number of electrons, right? अगर मोर देन 4 है, 5 6 7 है, तो उस केस में हम 8 - 5 या 8 - 6 या 8 - 7 या 8 - 8 करेंगे, जो भी होगा. पर यहाँ पे 2 है तो वैलेंसी इज 2. नाउ मुझे कहा गया व्हाट इज द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट. सो दोस्तों ग्रुप डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी, राइट, जनरली. सो दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 2. ओके फाइन. टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग. सो ये एलिमेंट हमारा पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स, राइट. यहां पर 3 शेल है, 1 2 3, सो इट विल बिलोंग टू पीरियड 3. आगे पढ़ते हैं. विद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड दिस एलिमेंट रिजेंबल. तो इससे रिजेंबल कौन से किससे होगा, ये हमारे बेरिलियम से रिजेंबल होगा. क्यों? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 2 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 5 होगा, इसका कुछ और होगा, इसका 2 8 8 है, इसका 2 8 7 है. बेरिलियम से रिजेंबल क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि बेरिलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, यानी बेरिलियम की वैलेंसी इज 2, राइट. इसकी वजह से इट विल रिजेंबल टू बेरिलियम. व्हाई? क्योंकि इसकी भी वैलेंसी 2 है और इसकी भी वैलेंसी 2 है, तो बेरिलियम से रिजेंबल होगा बिकॉज ऑफ द वैलेंसी. Let's answer the last question of this chapter. Let's read the question first. So एक डायग्राम दिया गया. This is clearly a diagram of a compound microscope, right? Let's read the question. So question मुझे इस तरह से है, which type of microscope has the arrangement shown in the lens on the adjoining figure? So the answer should be compound microscope. Why compound microscope? Because simple microscope में 2 lenses होती है दोस्तों, sorry 1 लेंस होती है. Compound microscope में 2, यहाँ पर 2 दिया गया है, hence I can say दिस इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अच्छा, आप मुझसे पूछ सकते हो दोस्त, सर टेलीस्कोप में भी 2 लेंस होती है, तो ये टेलीस्कोप क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है टेलीस्कोप की जो आगे वाली लेंस होती है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस होती है वो बड़ी होती है, राइट, और आईपीस छोटा होता है. वेयर एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटी होती है और हमारा आईपीस बड़ा होता है. दिस इज आईपीस लेंस, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लेबल द फिगर करेक्टली. तो अभी फिगर को करेक्ट लेबल करना है, तो मैंने तो कुछ पार्ट तो कर ही दिया. ये रहा मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस, ले रहा मेरा आईपीस. अच्छा, ऑब्जेक्टिव लेंस के इस तरफ यहां रहा ऑब्जेक्ट, और जो इमेज बनती है, सो दिस इज द इमेज, राइट. ये ग्रीन कलर की जो बनी है यहां पर आप देख सकते हो, इसे फाइनल इमेज कहते हैं. इमेज जो बनी है, इट इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट छोटा होगा पर इसकी इमेज बड़ी होगी, राइट. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द वर्किंग ऑफ द माइक्रोस्कोप. तो वर्किंग ऑफ द माइक्रोस्कोप लिखना बड़ा सिंपल काम है. हम लिख सकते हैं कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. छोटे से ऑब्जेक्ट को भी बड़ा करके दिखा सकता है. फर्दर यू कैन राइट अबाउट दैट कि यहां पर ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये अपना एक इमेज बनाएगा, और ये इमेज फिर इस आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी, और फाइनल इमेज कहीं यहां जाके बनेगी. ठीक है, फाइन. तो मैग्नीफाई होगा एंड सो ऑन. हेंस देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ I can say magnification. 2 स्टेज में मैग्निफिकेशन होता है क्योंकि 2 लेंस होता है. ओके, फर्दर गाइस, हम बराबर से किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं. ठीक है, वी कैन एडजस्ट द डिस्टेंस. ये सब वर्किंग में आप लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज दिस माइक्रोस्कोप यूज. सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल एंड प्लांट सेल, बैक्टीरिया, ब्लड सेल, छोटे छोटे चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को नहीं, बहुत छोटी. जैसे बैक्टीरिया को देखना है तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. ओके, लास्ट क्वेश्चन, सजेस्ट अ वे टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द माइक्रोस्कोप. सो माइक्रोस्कोप की एफिशिएंसी कैसा बढ़ा सकते हैं दोस्तों? हम ऐसा लेंस सिलेक्ट करें फॉर यूजिंग प्रॉपर फोकल लेंथ. ठीक है, सिलेक्शन ऐसे लेंस का करना है जिनका फोकल लेंथ बेस्ट हो. उस तरह से हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, यूजिंग प्रॉपर फोकल लेंथ for whatever object we want to view. Okay, so with this guys we have completed with question number 4. I hope you all understood how exactly to write the questions when they come in exam. This is a very important paper which we just did. Example type of question है और important questions भी बहुत सारे हैं इसमें. I hope this was beneficial for you. Please don't forget to like our video, share our video and subscribe to our channel Optimum Educators. And if you like our work, please do buy the complete syllabus of the detailed explanation of each chapter as well as the full syllabus if you want to buy. Okay, thank you so much for watching.